जी स्टूडेंट्स, आज हमने अब्बासियों की कामयाबी के असबाब पढ़ने हैं। पिछला जो है आपको मैंने बताया था कि किस तरह अब्बासी जो हैं वो इस हुकूमत में आए हैं, उमवियों से उन्होंने हुकूमत हासिल की है। पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। इसको बार बार दोहराएं ताकि आपको इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये जो पीछे वाला हमने जितना याद किया है इसी में से सारा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अभी हम इसलिए नहीं जा रहे कि वो उसका फ़ायदा तभी है जब मैं आपसे सुनूं। तो इंशाल्लाह सितंबर में कॉलेज खुलेंगे तो फिर हम उसको शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। लेकिन बहरहाल इसको अभी आप याद करते रहें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको स्टोरी जो है वो भूलेगी नहीं। ठीक है जी, अब अब्बासी खिलाफत कायम हो गई है और अब्दुल्ला सिफ़ा ने अपनी बैत जो है वो कूफ़ा के लोगों से ले ली है। अब उन्होंने एक टॉपिक बना के दिया है कि अब्बासियों की कामयाबी के असबाब बयान करें कि क्या असबाब थे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा ज़वाल पज़ीर उमवी हुकूमत, यानी उमवी हुकूमत जो थी वो ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी, यानी ज़वाल की तरफ जा रही थी बहुत तेज़ी से। और उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर जो है उमवियों के अंदर अब पहले जैसी नज़्म व नस्ब बाकी नहीं रही थी। और मरवान सानी जो था वो बहुत ही एक बहादुर और मुस्तकिल मिजाज और मामला फ़हम इंसान था, लेकिन हुकूमत जो उसे मिली थी विरसे में वो अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी काफ़ी बदउनवानियों का शिकार हो चुकी थी। आए दिन की बगावतों की वजह से अमन व अमान ख़त्म हो चुका था, मफकूद ख़त्म हो गया था। हुकूमती नज़्म व नस्क में वो पहली सी मुस्तैदी और डिसिप्लिन नहीं था। एक काम को करके टीम जब हटती है तो उसके दौरान ही आपको एक नया काम जब आ जाता है, फिर उसके दौरान एक नया काम आ जाता है। आए दिन की मसले मसाइल की वजह से लोग भी काम करके थक चुके थे और उनके अंदर वो पहले जैसा नज़्म व नस्क बाकी नहीं रहा था। फ़ौज जो थी वो धड़ेबंदी का शिकार थी। धड़ेबंदी होता है कि आधी फ़ौज जो है वो अरबों के साथ थी, आधी तुर्कों के साथ थी, आधी जो थी वो आपस में कबायली जब क्लशें शुरू हो जाती हैं तो वो आधी फ़ौज एक कबीले को सपोर्ट करने लग जाती है, आधी एक को करने लग जाती है। तो फिर इसका मतलब होता है कि वो भी बढ़ चुकी है। और हुकूमत के साथ जो है अवामी ताउन वो बिल्कुल भी नहीं था और मकबूलियत में भी ख़ासी कमी वाक़या हो चुकी थी। आजकल जिस तरह इमरान खान के साथ लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं या उसकी हुकूमत से नाखुश हैं, इसी तरह उमवियों से भी अवाम जो थे वो बिल्कुल नाखुश थे। उनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही थी, हुकूमत के साथ अवाम का कोई ताउन नहीं था। इन हालात में अब्बासियों की जवान उमंगों और जज्बा जानिसारी का मुकाबला करना उमवियों की कमज़ोर हुकूमत के बस की बात नहीं थी। ठीक है, ज़वाल पज़ीर उमवी हुकूमत समझ आ गई है अब आपको टॉपिक कि थक चुकी थी हुकूमत और नए आने वाले जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उसके मुकाबले में। अब बकौल जो है शाह मोइनुद्दीन नदवी के मरवान के पास फ़ौज की भी कमी नहीं थी, हिम्मत और बहादुरी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन एक तरफ अब्बासियों के फातिहाना वलवले थे और दूसरी तरफ एक ज़वाल पज़ीर उमवी हुकूमत का थका हुआ फरमारवा था। लिहाजा अब्बासियों की फ़तह इन हालात में यकीनी थी। ये वाले आप टॉपिक में चाहे शाह मोइनुद्दीन नदवी का ना लिखें, आप डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पे आ जाएं। उमवी हुकूमत से अवाम की नाराज़गी। सानिया करबला जब हुआ था, आपको पता है ये बिल्कुल स्टार्ट था जब उमवी हुकूमत उसने अमीर मुआविया ने जब कायम की थी अपनी 27 साल हुकूमत के बाद। जब उसका बेटा यजीद तख्त पे बैठा तो फिर उसने बैठते ही जो गुंडागर्दी की वो तारीख़ में स्याह अल्फाज में लिखी जाती है। तो अवाम तो उसी वक्त ही नाराज़ हो गए थे, बिल्कुल स्टार्ट में ही नाराज़ हो गए थे उमवियों के साथ। फिर भी इतने साल उन्होंने निकाल लिए तो ये धौंस के साथ ही निकाले थे। तो साने करबला के बाद आम मुसलमान तो खुश नहीं थे, इसलिए वो हर उस तहरीक का साथ देते जो बनु मैया के ख़िलाफ़ उठती थी। यही वजह थी कि जब अब्बासियों ने ये तहरीक शुरू की तो अवाम की सारी हमदर्दियाँ जो थी वो उलवियों और हाशमियों के साथ शुरू थी, स्टार्ट हो गई। तवाबैन की तहरीक हो, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की खिलाफत के क़याम का बुनियादी सबब अवाम के यही जज्बात थे। तवाबैन कौन थे कि साने करबला के बाद एक फ़िरका उठा था जिन्होंने तौबा की थी और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तौबा करते हैं, तो इसलिए उनको तवाबैन की तहरीक कहते हैं। ख्वारिज ने भी इन्हीं जज्बात से फ़ायदा उठाया। अवाम की हमदर्दियाँ उलवी और अहले बैत के साथ थीं। बनु अब्बास ने अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए इन्हीं जज्बात से फ़ायदा उठाया, यानी उलवियों और अब्बासियों का नाम लेकर अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया। अजम वालों की अरब दुश्मनी।
उमवी हुकूमत ने 9 मुस्लिमों पर जिज़िया लगाकर मफतूहा कौमों को अपने ख़िलाफ़ कर लिया था। जब अब उमवी हुकूमत आई उस वक्त हज़रत उमर के दौर में ईरान इराक़ फ़तह हो चुके थे, यानी अजम वालों का इलाका जो था वो ईरान, खुरासान, इराक़ ये वाले इलाके थे और हज़रत उमर के दौर में वो फ़तह हो चुके थे। तो उमवी हुकूमत भी जब आई तो तब भी वो ज़ाहिर है वो इलाके इन्हीं के कब्ज़े में थे। तो इन्होंने 9 मुस्लिमों जो नए नए मुसलमान हुए थे उन पर जिज़िया लगाकर मफतूहा कौमें जो फ़तह की हुई थी अपने ख़िलाफ़ कर लिया। पहले खिलाफत राशिदा में मुसलमानों या गैर मुस्लिमों दोनों को जो है वो उनकी राय के मुताबिक लेके चला जाता था। उमवियों पर उमवियों कह रही हूँ मैं, जो 9 मुस्लिम होते थे, नए नए मुसलमान होते थे, उनको उनका जिज़िया माफ़ कर दिया जाता था। बल्कि जो गैर अरब होते थे या जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर जिज़िया लगाया जाता था। तो इन्होंने 9 मुस्लिमों पर भी जिज़िया लगा दिया, यानी जो वो मुसलमान हो गए थे तो इनको जिज़िया ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उमवियों ने तो अपने ख़िलाफ़ कर लिया। और अजमियों को कोई जो है ईरान खुरासान के लोगों को जॉब्स भी नहीं देते थे, गैर मतलब एतबार के काबिल नहीं समझते थे और आला सरकारी मुलाजमतें भी नहीं देते थे। इससे उनके अंदर की एहसास महरूमी पैदा हुई। अलगर्ज जितनी भी फ़तह हुई कौमें थीं, अगरचा मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई थी, लेकिन वो अरबों से नफ़रत करती थीं। अब्बासी तहरीक ने इसी जज्बा नफ़रत से फ़ायदा उठाया। चुनांचे अब्बासी तहरीक की क़ुव्वत का मरकज़ ईरान और खुरासान ही थे, जो अरब दुश्मनी में सबसे बड़े हुए थे। इसी वजह से तो फ़तह हासिल हुई कि लोग सीधा इनके साथ, जो उलवी थे, अब्बासी थे, इनके साथ मिल गए और फिर ताकत हासिल करने के बाद जब इन्होंने ख़रूज किया तो कामयाबी हासिल हुई। शाह परस्ती के जज्बात और अहले बैत की मोहब्बत। ईरान और फ़ारस के बाशिंदे सदियों से शहनशाहियत के ताबे रहे थे, यानी कि बादशाहत उनकी जो थी वो गुत्थी में पड़ी हुई थी। कसरा को एक तरह का मजहबी तकद्दुस भी हासिल था, यानी उनके नज़दीक माज़ल्ला खुदा का दर्जा रखता था और अवाम के दिलों में शाह परस्ती के जज्बात रास्ख़ हो चुके थे, इतने पक्के हो चुके थे कि अब वो किसी एक इंसान की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बाप के बाद बेटे को बादशाह बनते देखते आए थे, इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी आल की हुकूमत कायम करने के ख्वाहिशमंद थे। हुब्बे अहले बैत शियत के फ़रोग़ का सबब बनी। अब्बासी तहरीक चूँकि अहले बैत ही के नाम पर उठाई गई थी, इसलिए उन्हें अजमियों की भरपूर हमायत हासिल थी, जिसने अब्बासियों को कामयाबी से हमकिनार किया। अरबों की खाना जंगी। एक तरफ अब्बासी तहरीक अरब दुश्मनी के जज्बात से फ़ायदा उठाते हुए क़ुव्वत पकड़ रही थी, दूसरी तरफ अरबों में इत्तेहाद का फुक़दान था। जब अब्बासी तहरीक अरब दुश्मनी के जज्बात से फ़ायदा उठा रही थी, क़ुव्वत पकड़ रही थी, तो अरबों को चाहिए था कि वो इत्तेहाद में आ जाते, लेकिन इत्तेहाद उनके दरमियान ख़त्म होता गया। मिज़री और यमनी कबाइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। जैसे कि पहले वाक़या गुज़र चुका है कि खुरासान का जो उमवी गवर्नर था नसर बिन सियार, मिज़री कबाइल का तरफदार था। उसने अब्बासियों का मुकाबला करने के लिए अरब इत्तेहाद के नाम पर यमनी कबाइल को साथ लाने की कोशिश की और जब साथ मिलने के लिए यमनी कबाइल का सरबराह जदी करमानी उससे मिलने आया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। बाद में नसर बिन सियार ने जदी करमानी के बेटे को साथ मिलाया तो अबू मुस्लिम खुरासानी ने उससे याद दिलाया कि नसर बिन सियार उसके बाप का कातिल है, यानी कि वो इनकी दुश्मनी को भड़काता उभारता रहता था कि किसी तरह इनके अंदर इत्तेहाद ना हो। चुनाचा यमनी अरबों ने नसर का साथ देने की बजाय अबू मुस्लिम खुरासानी का साथ दिया, जिससे बनु अब्बास के हामियों का पलड़ा भारी हो गया और वो कामयाब हो गए आपस की। यानी कि मुख्तसर ये कि जब बनु उमैया को इत्तेहाद में आना चाहिए था, सारे अरब कबाइल को मुत्तहिद होकर अब्बासियों का मुकाबला करना चाहिए था, उस वक्त तो आपस में दस्तों गिरेबान थे, जिसकी वजह से नई आने वाले जो हुकूमत थी या तहरीक थी उन्होंने ज़ोर पकड़ा और कामयाब हो गई। ये तो एक सीधा सा फार्मूला है कि जब आप मुत्तहिद नहीं होते तो कोई भी बाहर की क़ुव्वत आके आपको तोड़ देती है और फिर उस पर कब्ज़ा कर लेती है। उमवी अमाल की ज़्यादतियाँ। उमवी अमाल यानी उमवी गवर्नर जहाँ जहाँ भी तैनात थे वो ज़्यादतियाँ करते थे। कूफियों और अराकियों की बाग़ियाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए बनु उमैया को ऐसे गवर्नर मुकर्रर करने पड़े जिन्होंने सख्ती के साथ साजिशों पर काबू पाया। ऐसे गवर्नरों में अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, हजाज बिन यूसुफ़ का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ताहम इनकी तरफ से गैर ज़रूरी तशद्दुद और ज़ालमाना कार्रवाइयों की वजह से अवाम में शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। जब अवाम को अब्बासी दाइयों और कायदीन की सूरत में निजात नज़र आई तो उन्होंने बिला तामुल यानी कि कोई चूँ चरा किए बगैर अब्बासियों के साथ मिल गए और उनकी तहरीक का रास्ता इख्तियार किया।
यानी उमवी अमालो जो गवर्नर थे, उन्होंने इतना जुल्म ढाया कि अब्बासी तहरीक जब सामने आई तो फ़ौरन उन्होंने कहा जी 7 बिस्मिल्लाह आ जाएं। मरवान सानी की कबायली असबियत। मरवान सानी अगरचा मुस्तकिल मिजाज और बहादुरी में किसी भी उलवी या अब्बासी मद्दे मुकाबल से कम नहीं था, लेकिन बेशुमार खूबियों के बावजूद वो ख़ुद भी कबायली असबियत का शिकार था। असबियत क्या होती है कि मरवान समझता था जो मेरा कबीला है ना, वो दूसरा कबीला नहीं है, यानी अपने कबीले को तरजीह देता था। वो एक अजीम हुक्मरान की खसूसियत रखने के बावजूद कबायली तासुबात से बुलंद रहकर अपनी हिकमत अमली तरतीब ना दे सका। उसका झुकाव मिज़री कबाइल की जानिब बड़ा वाज़ेह था, लिहाजा यमनी कबाइल की हमदर्दियाँ उसे हासिल ना हो सकीं। इन हालात में बनु उमय्या का ज़वाल और अब्बासियों की कामयाबी तारीख़ का फ़ैसला था। अब्बासियों की मोहतात पॉलिसी महफूज मरकज़। यानी आपने पूरी जब स्टोरी पढ़ी है, तहरीक पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा ना कि अब्बासी कितने मतलब खुफिया तरीके से और उन्होंने कितनी मतलब इस चीज़ को राजदारी से चलाया कि कामयाब हुए। जब भी आप किसी चीज़ का इरादा करें, जब उसको राजदारी के साथ मुकम्मल करेंगे तो मुकम्मल होगी, वरना वो बीच में ही, जैसे ज़ैद बिन अली ने अच्छे वक्त का इंतज़ार किए बग़ैर ख़ुरूज का ऐलान कर दिया, तो फिर क्या हुआ उसके साथ कि सारे कूफियों ने साथ छोड़ दिया। उसे पता था कूफियों को कि हम मारे जाएंगे, सिवाय 225 लोगों के कोई भी उसके साथ नहीं गया। तो सबसे जो मोहतात पॉलिसी होती है कामयाबी दिलाने के लिए, वो यही होती है कि आप अपनी तहरीक को राजदारी से आगे बढ़ाएं। जब उसके पाँव मजबूत हो जाएं फिर आप खरूज का ऐलान करें। तो यही अब्बासियों ने किया और कामयाब हुए। अबू मुस्लिम खरासानी की क़यादत, वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि अगर इस बंदे की क़यादत इनको मुयस्सर ना आती, जिसके पीछे पूरा खुरासान था, सारे इराक ईरान की मोहब्बतें इसके साथ थीं, जिसकी वजह से अब्बासियों की तहरीक मजबूत हुई और उसको कामयाबी मिल गई। उसने इसी ने कामयाबी दिलाई बेसिकली। चलें, ये जो टॉपिक हैं ये आपने अब अच्छी तरह से याद करने हैं। ये आपका मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले ये जो आपने पिछला सारा पढ़ा है ना, ये आपको समझाने के लिए था, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपका आज ये पहला शुरू हुआ है। इसको पढ़ें, इसके ये सारे टॉपिक्स जैसे मैंने आपको कहा है लिख के याद करने के लिए, उसी तरह आपने लिख के याद करने हैं। और फिर मैंने ये आप जैसे ही कॉलेज खुलते हैं आपके जनाब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, मैंने आपसे सुनना शुरू कर देना है। तो ये आपने इसको, अब फारिग टाइम है, जितना अच्छे तरीके से याद होता है, ज़रूरी नहीं है लफ़ज़ जो लिखा है याद करें। एक मेन आइडिया पकड़ लें टॉपिक का, वो याद करके मुझे सुना दें कि जी ये था, सिंपल, तो आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनका नताइज और असरात आएंगे कि अब्बासी हुकूमत कायम हो गई, तो फिर उसके बाद में आने वाले वक्त में क्या नताइज निकले, क्या असरात हुए, ये कल पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह। आज का टॉपिक याद करें। और अगर बच्चों ने पीछे से अपनी जो मैंने वीडियोस भेजी हुई हैं सुननी छोड़ दी थी, तो वो आपने गलत किया है। ये एक दफ़ा सुनने से याद नहीं होता है, एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवाइज़ करें, पूरी बुक को पढ़ें यहाँ तक अब्बासियों की कामयाबी के असबाब तक, तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए आसानी है। जितना ज़्यादा पीछे से रिवाइज़ करेंगे, टॉपिक्स को, नामों को याद करेंगे, अब्बासियों का शजरा याद करेंगे, इमाम अबू मोहम्मद बिन हनफिया, उनके बेटे अबू हाशिम, इन सब को जो है आपने अच्छे तरीके से याद करना है नामों को, क्योंकि ये आपके आगे चल के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आगे आएंगे ये वाले, ये अगर आपने पीछे से अच्छी तरह से याद किया होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये पीछे से अच्छी तरह से नामों समेत इन चीज़ों को याद करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन आज आपका पहला था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको भी आपने अब उसमें शामिल कर लेना है। जो जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उसको अच्छे से याद करते जाएं। चलें।